नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ मौजूद हैं सुमित अवस्थी। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव पर। और ख़ास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया है और एक सीट के चक्कर में सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि उनके 5 से 6 विधायक शिमला से चले गए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ उनको लेकर पंचकुला चली गई है और उनकी फैमिली उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल घटना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद एक हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी थी। और अब राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 6 क्रॉस वोट पड़े हैं उनके खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा डेंट है सुक्खू सरकार के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है सुमित जी कि ये सरकार जो खतरे में आ गई है, तो इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, चलिए आपने हिमाचल से शुरू कर लिया, हिमाचल में बात कर लेते हैं पहले। हिमाचल में एक सीट थी और कांग्रेस के पास वहाँ बड़े आसान सी मेजोरिटी थी। 68 में से 40 शायद विधायक है उनके पास, है ना? 68 की लोग, 3 विधायकों का 3 इंडिपेंडेंट का उनके पास सपोर्ट था। तो 68 की विधानसभा में 43 उनके पास विधायक थे। बड़ी आसानी से जीत जाना था, केवल मिडवे मार्क की जरूरत थी 36-37 वोटों की। और ऐसे में बीजेपी के पास, जिसके पास 25 विधायक थे, उसने अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। और ये वो प्रत्याशी था जो कांग्रेस पार्टी में रह चुके थे, जो कांग्रेस छोड़ के आए थे। और उसके बाद सीधे उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को टक्कर दी। इनका नाम है हर्ष महाजन, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के माने जाते थे। विधानसभा चुनावों में इन्होंने पाला बदला था। और वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी थे, जो हिमाचल के सीएम हैं, उनके बहुत करीबी। बिल्कुल, वीरभद्र सिंह की फैमिली के बड़े करीबी हैं, उनके परिवार के। और इसीलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया और ये उम्मीद के साथ टिकट दिया। इस उम्मीद कह लीजिए, बीजेपी के लिए तो उम्मीद होगी, लेकिन इनके लिए आशंका होगी, कांग्रेसियों के लिए, कि उलटफेर कर सकते हैं। और वो हो गया। जब आप ये कह रहे हैं शादाब कि 5 से 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा के पंचकुला पहुंच चुके हैं। और वो अकॉर्डिंग टू मुख्यमंत्री का जो बयान आया सुक्खू साहब का, कि सीआरपीएफ, सेंट्रल एजेंसीज की उन्होंने कैप्टिव कर रख लिया है और वही उनको लेकर हिमाचल से हरियाणा चली गई है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी आ गई हैं। मैं आपको बताऊं, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं कि जहां पे ये विधायक ठहरे हुए हैं, वहां से तस्वीरें आ गई हैं जिसमें दिख रहा है कि वो एमएलए पंचकुला आए हैं। तो ऐसा ना हो कि जो जैसा मध्य प्रदेश में दोहराया गया कहा स्टोरी, जैसे राजस्थान में स्टोरी दोहराने की कोशिश की गई, वैसा कुछ उलटफेर हिमाचल में हो जाए। देखिए, बड़ी बात है ये। सुक्खू साहब पॉपुलर, अभी सरकार बनी है, साल भर हुआ, पिछले साल मई में, और 1 साल भी हुआ नहीं। और ऐसे में अगर उनकी सरकार, आज की तारीख में अगर हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि वो इतने विधायकों के बावजूद भी अपनी सरकार को नहीं बचा पाए, अपना राज्यसभा उम्मीदवार नहीं जितवा पाए, तो इसका मतलब 2-3 चीजें हैं। पहली बात, सुखपाल, क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, जो कि संगठन के आदमी माने जाते रहे इतने साल तक। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहते थे, ये संगठन देखते थे, यूथ कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा। इनके संगठन पे पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हुई, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वीरभद्र सिंह के जमाने में सुक्खू साहब का 36 का आंकड़ा चलता था। एक तरफ सुक्खू खेमा माना जाता था, एक तरफ वीरभद्र सिंह खेमा माना जाता था। तो जब इस बार सरकार बनी कांग्रेस की और प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला की टीम ने सुक्खू साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, तभी से बात चल रहा था कि वीरभद्र सिंह की जो फैमिली है, रानी प्रतिभा सिंह है, वो नाराज चल रही हैं। उनके बेटे को हालांकि मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी उनको ये उम्मीद थी कि राज्यसभा में रानी को मौका मिलेगा। जो सीट है जिसपे अभी अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं, उस पे प्रतिभा सिंह को मौका मिलेगा और वो वापस दिल्ली पहुंचेंगी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनको टिकट नहीं दिया। उसी चीज को भापा बीजेपी लीडरशिप ने कि कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है, कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें फूट पड़ रही है। और अभी तक की जो खबर है वो ये कि 34 वोट दोनों पक्षों से पड़े हैं और करीब 6-7 वोट जो है उनको लेकर असमंजस का दौर है। तो ये बता दीजिए कि 34 बराबर वोट मिलेंगे तो क्या होगा? ये मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं अगर आप जानते हैं बता दीजिए। देखिए, अगर ऐसी स्थिति में जबकि दोनों कैंडिडेट को बराबर वोट मिलते हैं, तो उसके बाद एक ड्रॉ निकाला जाता है, या फिर जो है वो टॉस करके फैसला होता है। लेकिन ड्रॉ निकाला जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ड्रॉ में क्या होता है कि जिसका नाम आता है तो वो नहीं बनता है, यानी जिसका रह जाता है वो बनता है। ये रूल है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, तो अब ये माना जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला टाई हो गया है। हाँ, मामला टाई हो गया है। और ये मतलब ये जो सुपर ओवर होता है उससे का मामला है ये। बिल्कुल। तो माना ये जा रहा है कि जो ड्रॉ थोड़ी देर में निकाला जाएगा और उसके बाद जो है हिमाचल का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा, चाहे हर्ष महाजन जीते, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जीते,
लेकिन 2-3 चीजें जो मैं अपनी बात कर रहा था पूरी कर लूं कि सुक्खू साहब की या तो संगठन में पकड़ नहीं है, या सुक्खू साहब ये चाह रहे थे कि रानी प्रतिभा सिंह को वो एक्सपोज कर दें इस पूरे गेम प्लान में आला कमान के सामने। ऐसे करने में उल्टा उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए हैं, उनके समर्थन लोगों ने हर्ष महाजन के पक्ष में वोट कर दिया है, तब तो वाकई में अगर अविश्वास प्रस्ताव कल परसों नरसों में सुक्खू साहब को अगर विश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ता है और वो साबित नहीं कर पाते हैं, उनके पास 35 विधायक नहीं होते हैं, तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। और उस परिस्थिति में प्रतिभा सिंह या बीजेपी के चुने हुए कोई भी व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल, तो हम इसको अगला बैनर चला देते हैं कि जो सरकार है वो हिमाचल में कांग्रेस सरकार खतरे में पड़ गई है। तो एक दर्शकों को नाम भी बता देते हैं कि जिन एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि जो 6 एमएलए हैं उनमें इंद्रजीत लखनपाल हैं विधायक, चैतन शर्मा एमएलए हैं, सुधीर राणा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र सिंह भुट्टो, रवि ठाकुर, ये 6 कांग्रेस के एमएलए हैं जिन्होंने क्रॉस वोट कहा जा रहा है कि किया है। और आपको समझिए कि इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनमें 3 जो है वो मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, सुक्खू साहब के होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आप समझिए कि उनके अपने जिले में उनको लेकर भारी नाराजगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुक्खू साहब अपनी पार्टी के अपने लोगों में, अपने ही इलाके में कब्जा नहीं कर पाए। हाँ, अपने जिले में बड़े अलोकप्रिय हो गए, जैसा कि उनके, जबकि सुक्खू साहब को बहुत लोकप्रिय नेता माना गया है। सुक्खू साहब को जब बनाया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो दिल्ली में यहाँ तक खबरें कही गई कि बहुत पॉपुलर लेता है, पार्टी पे पकड़ रखते हैं, संगठन के आदमी है। तो ये इस वक्त में संगठन पे पकड़ की जरूरत पड़ती है। इस वक्त में जब राज्यसभा का चुनाव, जब आप, या तो ये सोते रह गए, इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमारे पास तो 43 विधायक हैं, हम जीत जाएंगे। दिन में जब उनका वो बयान आया था, जब वोटिंग चल रही थी शादाब, तब उन्होंने पहली बार कहा कि भाई जिनकी अंतरात्मा के आवाज से वोट करेंगे तो 40 के 40 सभी के सभी जीत जाएंगे। तो इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के आने का मतलब ही ये था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है वहां पे। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो भाजपा को वोट मिला है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मिला होगा। इसके लिए भाजपा ने तैयारी की होगी काफी पहले से, एमएलए से बात की होगी, 6 एमएलए को मनाया होगा। तो जो आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री सोते रहे, वो ये साबित होता है। और देखिए, एक खास बात और है कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो शिमला पहुंचे हुए थे, राजीव शुक्ला शिमला में थे, प्रियंका गांधी डायरेक्ट उसमें इंटरवीन करती हैं, शिमला में मकान है जहां वो रहती हैं, उसको देखती हैं, सब शिमला की, हिमाचल की राजनीति है। तो कांग्रेस पार्टी के इतने हैवीवेट नेता वहां मौजूद रहे और उनके सामने से ये क्रॉस वोट तो हो ही गया, एमएलए भी निकल गए। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एमएलए वहां से निकल के पंचकुला आ गए, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी हमारे तो 5-6 एमएलए नहीं मिल रहे हैं, तो हम, और फैमिली उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इस चुनाव में? कौन तय कर रहा है? ये विधानसभा अध्यक्ष ही होता है, उसकी टीम के लोग होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और दोनों पार्टीज के अपने जो हैं वो होते हैं, जो जिनको आप पर्यवेक्षक कह लीजिए, या आप उनको जिसको एमएलए वोट दिखा के डालता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एमएलए वोट डालने जाता है तो वो अपनी पार्टी के नेता को दिखाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार खुद ही पोलिंग एजेंट बने हुए थे और उन्होंने एक एमएलए का वोट देखा कि भाई कौन किसको दे रहा है। तो हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी का ही पोलिंग एजेंट था और वो एमएलए ने वोट नहीं किया, उसको दिखाया, कहा कि हम नहीं दे रहे हैं आपको वोट, चाहिए। तो ये तो बड़ा खुला खेल है ये तो, क्योंकि राज्यसभा में कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको वोट मिल जाए। आप अजय माकन का भी जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो अजय माकन को आपको याद होगा कि किरण चौधरी ने नहीं वोट किया, उन्होंने दिखाया और वोट दे दिया उसको, कार्तिकेय शर्मा को। तो आप कह सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही। एक तो कि वो अपनी टूट नहीं रोक पाई, 6 एमएलए क्रॉस वोट कर गए, और सबसे बड़ी बात ये है कि 6 एमएलए हिमाचल से निकल गए और आप रोक नहीं पाए। और अब आप कह रहे हैं कि जी वो तो पंचकुला जाके बैठ गए हैं, तो भाई पंचकुला बैठे हैं तो आपको रोकना चाहिए था वहीं पे। भाई, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ आपके साथ बात करते करते, इसीलिए मेरा ध्यान फोन की तरफ था। लोग बाग ट्वीट कर रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की सेहत पर खतरा है और वहां पर कांग्रेस सरकार गिरने की नौबत आ गई है। हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए, हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। ये मेरे ख्याल से राज्यसभा चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। तो वो पर्ची से मतलब निकल चुकी है, मतलब खेल हो चुका है क्या? बिल्कुल। उस पर्ची में उनका नाम निकल आया, अभिषेक मनु सिंघवी का, और बाहर हो गए। बिल्कुल। और देखिए, ये जो कि सबसे कंफर्टेबल चुनाव हिमाचल का ही माना जा रहा था। हाँ, यही तो पूरा ये था कि कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर खेला होगा, वहां पर क्या होगा।
पर किसी का ध्यान हिमाचल पे गया ही नहीं, जहाँ कांग्रेस के पास मेजोरिटी कंफर्टेबली थी, वहां पर बीजेपी जिसके पास कंफर्टेबल मिडवे मार्क से 9 विधायक उसके कम थे, तब भी उसने मैनेज कर लिया अपने व्यक्ति को। आपको एक खबर और बताएं कि दिल्ली से लेके हिमाचल तक यानी शिमला तक कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। नेताओं के फोन घनघना रहे हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सरकार चली जाए। और गांधी परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, वो उनकी बातचीत चल रही है, जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, और किसी भी तरीके से सरकार ना गिरे इसकी पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। तो बहुत साफ है कि एक बड़ा डेंट, मतलब एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में खतरे में आ गई है। अब बात करेंगे कर्नाटक की, और कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है और कांग्रेस पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। इनमें सैयद नासिर हुसैन हैं, अजय माकन हैं और मिस्टर चंद्रशेखर हैं। इन्होंने तीनों ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। तो अजय माकन के बारे में बताइए कि अजय माकन जो है वो हरियाणा में हारे थे राज्यसभा चुनाव, यहाँ जीते हैं, तो क्या समीकरण काम किया वहाँ कर्नाटक? देखिए, अजय माकन कांग्रेस के दिल्ली के बहुत पुराने नेता हैं। 3 बार वो विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में मंत्री रहे, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर थे, होम के वो MOS थे। तो मतलब काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही। और एक बात और भी उनके पास जो रिकॉर्ड है कि मेरे ख्याल से वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जब रहे थे तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, तब उनकी उम्र 40 साल से भी कम थी। उस वक्त पे वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बन गए थे। मेरा माउस काम नहीं कर रहा है शादाब, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ नीचे की चीजें जो हमने बैनर्स लिखे हुए हैं। तो खैर, कमिंग बैक टू राज्यसभा चुनाव, तो अजय माकन के लिए पिछला चुनाव जीतना, वो भी आपको याद होगा ट्वीट कर दिया गया था बाकायदा ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सत्यमेव जयते, अजय माकन जीत गए हैं, जिस चुनाव का आपने जिक्र किया। फिर वहां पर एक चुनाव को लेकर धांधली का उसका आरोप लगा, फिर रिकाउंटिंग हुई, तो जो एक्स्ट्रा वोट मिले थे अजय माकन से ऊपर के बीजेपी के विधायक को, वो ट्रांसफर किए गए कार्तिकेय शर्मा के पास। तो कार्तिकेय शर्मा के पास 0.6% वोट ऊपर आ गया और अजय माकन चुनाव हार गए। जो उन्होंने ट्वीट कर दिया था, बधाइयां दे दी थी, बधाइयां ले ली थी, उन अजय माकन के बिल्कुल मुंह से उनकी जीत जो है बीजेपी छीन कर ले आई थी। लेकिन इस बार कर्नाटक में वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के। उनका वोट भी बता देते हैं कितने। हाँ, बिल्कुल बताइए। देखिए, अजय माकन को कर्नाटक में 47 वोट मिले, सैयद नासिर हुसैन को 46 मिले, और जो तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार थे कांग्रेस के GS चंद्रशेखर, उनको 46 वोट मिले, यानी बहुत कंफर्टेबल तरीके से यहाँ वो जीते। और खास बात यह है कि कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी में डेंट लगाने में सफल रही, और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने यहाँ राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद की। एक विधायक ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया और दूसरे एब्सटेन कर गए। तो आप कह सकते हैं कि DK शिव कुमार का जो पॉलिटिकल कौशल है वो यहाँ काम कर गया। तो कांग्रेस पार्टी को DK शिव कुमार हिमाचल प्रदेश में भी चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी एक DK शिव कुमार से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की टीम में और ऐसे DK शिव कुमार की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी साख बचा ली, उल्टा ऑपरेशन लोटस कर दिया, बीजेपी के एक विधायक को तोड़ लिया, एक विधायक को एब्सटेन कर दिया। तो 47, 46 की जो वोट मिले, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए, जिसमें एक अजय माकन है, एक नासिर हुसैन है और तीसरे चंद्रशेखर साहब हैं। तीनों के तीनों जीत गए। चंद्रशेखर के जीतने पर ही सवाल खड़ा हो रहा था, और बीजेपी के जो थे एक प्रत्याशी वो जीत गए। JDS वाले हार गए, जो JDS खड़ा किया था उन्होंने, उनको हार का सामना करना। आपको एक कुमार स्वामी का स्टेटमेंट भी बताऊं कि कुमार स्वामी ने आज कहा कि उनकी पार्टी के ज्यादा विधायक तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग रोज कहते हैं कि हम JDS विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं, तो लिहाजा जो हमारा कैंडिडेट हमने उतारा है वो सिर्फ कांग्रेस को दिखाने के लिए उतारा है कि देखो हमारी पार्टी मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है। तो वो कुमार स्वामी इस बात को जानते थे कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनका प्रत्याशी नहीं जीत रहा है। ऐसे ही एक बयान यूपी से भी अखिलेश यादव का आया कि हमने तीसरा प्रत्याशी इसलिए खड़ा किया था कि हम देखना चाहते थे कि हमारी पार्टी में कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से PDA के साथ खड़े हैं, उनका चुनावी एजेंडा है PDA, और ऐसे कौन कौन से जिनको थैली पसंद है। तो जो थैली पसंद थे वो निकल गए। तो वहां पे यूपी में ये हुआ है कि अखिलेश यादव के जो तीसरे प्रत्याशी थे सपा के आलोक रंजन, वो हार गए, वो चुनाव हार गए हैं। जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जीत गए हैं, और बीजेपी के जो 8 थे, मतलब संजय सेठ के अलावा जो बाकी 7 थे, वो सब जीत गए। एक जानकारी 8 ये और 2 वो। तो एक जानकारी दर्शकों को और दे दें कि कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 11 बजे, और उन सारे बातों को वो रखेंगे कि क्या हुआ वहां पे,
हालांकि वो आरोप लगा रहे हैं कि एक पैकेज दिया गया है। तो पैकेज नहीं, का पर मतलब यूपी में एक बहुत दिलचस्प चीज और हुई है जिसपे हमको जरूर फोकस करना चाहिए कि अमेठी रायबरेली इलाके के जो एमएलए थे सपा के, वो टूट कर गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोट किया है। और ये खबरें तो ये भी आई हैं कि बीजेपी ने उन दोनों तीनों को ये प्रॉमिस किया है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अब देखिए, जिसमें गायत्री राकेश प्रताप सिंह, गायत्री प्रजापति की वाइफ हैं। अब गायत्री प्रजापति तो मुलायम सिंह के बहुत करीबी आदमी माने जाते थे। मुलायम सिंह ने उनको टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया, और कहा जाता था कि मुलायम सिंह के सामने वो कुर्सी पे बैठते नहीं है, मुलायम सिंह का इतना सम्मान करते थे। और आज उनकी वाइफ जो है वो भाजपा को वोट कर गई। हाँ, तो ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है। और जो लोग टूट के गए वो ज्यादातर सवर्ण जाति के हैं। हाँ, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, राकेश प्रताप सिंह, पांडे, मनोज पांडे जो उचार के उनके विधायक के जो चीफ विप थे पार्टी के, उन्होंने आज दगाबाजी इसमें एक इंटरेस्टिंग नाम अभय सिंह का भी है। अभय सिंह का भी है। अभय सिंह के ऊपर कई मुकदमे थे, वो जेल में थे, और कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने उनको हाथ बढ़ाया था, उनको जेल से निकाला था। और अभय सिंह का एक पुराना बयान भी वायरल है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो जिंदगी में कभी मुलायम सिंह को नहीं छोड़ेंगे, और मुलायम सिंह ने जो एहसान किया है वो जिंदगी भर नहीं चुका सकते। लेकिन आज अभय सिंह भी बदल गए और वो योगी आदित्यनाथ के साथ चले गए। तो बीजेपी ने ऐसे लोगों के जरिए चोट पहुंचाई है कांग्रेस पार्टी को, जिससे अमेठी और रायबरेली का चुनाव फंस जाए। रायबरेली में सोनिया गांधी और की जीत जो थी वो करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख के अंतर के साथ थी, और वहां का सिटिंग विधायक जो है वो टूट के आज सपा से टूटकर चला गया बीजेपी के पास, और माना जा रहा है कि वही प्रत्याशी होगा उस सीट पर। अगर प्रियंका लड़ेंगी या राहुल लड़ेंगी, कौन लड़ेगा ये नहीं पता है। तो ऐसे में ये तय लग रहा है कि बीजेपी ने अमेठी और रायबरेली के जो यूपी में गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वो रणनीति बना ली है कि यहाँ से गांधी परिवार को बाहर कर देना है। सोनिया गांधी तो राज्यसभा से पहुंची गई हैं, अब प्रियंका लड़े या राहुल लड़े या दोनों में से दोनों लड़े एक एक सीट पर, वो चुनाव को बीजेपी बहुत दिलचस्पी से कब्जा करना और खास बात यह है कि जो मुख्य सचेतक थे इनके विधानसभा में, वही मनोज, वो खुद ही चले गए। तो ये बड़ा सरप्राइज रहा। शायद अखिलेश यादव को अंदाजा नहीं होगा किस तरह से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तीनों स्टेट है वहां पे इसको समअप करते हैं। बिल्कुल कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में है राज्यसभा चुनाव के चक्कर में। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत गई, तीनों प्रत्याशी जीत गए, वहां बीजेपी को डेंट लगा है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा डेंट लगा है। बिल्कुल। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमको देखने के लिए। धन्यवाद।